गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आप लोग का आज का जो है आप लोग का आज का रिजल्ट दिखा दे। शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं? सभी लोग देख पा रहे हैं अपना अपना रिजल्ट? सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और जल्दी से जुड़ेंगे। सभी लोग अपना अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं? इसमें जो है आदर्श कुमार का 20 नंबर है, ये पास है। आदित्य कुमार, इनका 20 नंबर है, भी पास है। अमन कुमार, इनका 50 नंबर है, 50 में 50, अच्छा नंबर है। अमन कुमार 24 नंबर है, ये पास है। आशुतोष कुमार शर्मा 36 नंबर है, पास है। दीपक कुमार 30 नंबर है, पास है। दिलशाद आलम 20 नंबर है, पास है। गौतम कुमार 32 नंबर है, पास है। हिमांशु राज 20 नंबर है, पास है। कौशिक कुमार, इनका 0 नंबर है। कृतिका कुमारी 30 नंबर है, पास है। पंकज कुमार 18 नंबर है, पास है। ये फेल है, यह 18 नंबर है। पवन कुमार जो है 30 नंबर है, पास है। रंजन कुमार 16 नंबर है, फेल है। रंजीत कुमार 22 नंबर है, फेल है। संतोष कुमार 16 नंबर है, फेल है। सतीश कुमार 28 नंबर है, पास है। सुनील कुमार 22 नंबर है, यह पास है। टुन्नू कुमार 30 नंबर है, पास है। और विकास कुमार 18 नंबर है, फेल है। जिनका अच्छा नंबर है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनका अच्छा नंबर नहीं है यानी कि 30 नंबर से कम है, और जो लोग फेल है, फेल वाले तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको, और जिनका 30 नंबर से कम है उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और जिनका 30 नंबर से ज्यादा है वे लोग भी मेहनत करेंगे, करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो है आपका क्या होता है, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, यह पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, इनका सही भी है, अच्छी बात है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखेंगे, 1 सेंटीग्राम बराबर होता है। तो 1 सेंटीग्राम बराबर होता है 10 मिलीग्राम। आप लोग याद किए होंगे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, मिली, सेंटीडेसी, इस प्रकार से सब याद किए होंगे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो लोहा, हीमोग्लोबिन में जो है लोहा उपस्थित होता है। 144 का वर्गमूल क्या होगा? तो 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का, है ना, नाइक्रोम का हम लोग यूज करते हैं। बिजली का जो उसका जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से डिग्री सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। यह क्या चीज का मात्रक है? आप लोग में से कोई बता सकता है? टेम्परेचर का। हाँ, टेम्परेचर का यह मात्रक है, तापमान का मात्रक है। आगे देखेंगे, तो बर्फ पर ताप बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, है ना। बर्फ पर ताप बढ़ने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
और आई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज हेतु इन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि मीडियम वोल्टेज किसको बोला जाता है? मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट का। 650 वोल्ट को मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। और कोई? अच्छा है। और कोई बता सकता है किसी को दूसरे तरीके से? देखिए, लो वोल्टेज जो होता है वह कितना वोल्टेज तक होता है? 250। 250 वोल्टेज तक को लो वोल्टेज कहा जाता है। और 250 से ऊपर जो है आपका मीडियम वोल्टेज होता है। और 11 केवी तक के ऊपर को जो है हाई वोल्टेज में चला जाता है। 33 के ऊपर एक्स्ट्रा हाई, और उसके ऊपर जो आता है लगभग जो है 66 या उससे ऊपर 2,20,000 के ऊपर जो है अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोला जाता है। आगे देखेंगे, अलौह धातुएं निम्न में से होगी। तो ये सभी जितना भी दिया गया है ये सभी जो है अलौह धातुएं है। कॉपर दिया होगा, एल्यूमिनियम दिया होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, और एक कार की स्पीड 1 मिनट में 25 किलोमीटर घंटा से 40 किलोमीटर घंटा तक बढ़ती है। इसका त्वरण ज्ञात करें। क्या निकालने के लिए कह रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको? एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है ना? एक्सेलरेशन जो है निकालने के लिए कह रहा है। तो इनमें से कितने लोग हैं जो इसको बना सकते हैं? इनका तो गलत हो गया है। बोलिए आप लोग। हेलो, यस सर। आप लोग बना सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से ऐसा कोई है जिनसे यह नहीं बनेगा? हेलो, ऐसा कोई है जिनसे? बना दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सूत्र याद रहता है तो इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और सूत्र याद नहीं होगा तब भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं हम। क्या निकालने के लिए कह रहा है? त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, है ना? तो सबसे पहले हम त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए इक्वल टू ए यानी कि एक्सेलरेशन, है ना? v माइनस यू बाई टी। यह सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, है ना? इस सूत्र को आप लोग पढ़े होंगे। अब जो है कह रहा है कि एक कार की स्पीड जो है 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ती है। इसका त्वरण ज्ञात करें। तो एक कार है और वह उसका स्टार्टिंग स्पीड कितना है आपका, यानी यू कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लास्ट क्या है, यानी कहां तक जाके खत्म हो जाता है? तो 40 किलोमीटर प्रति आवर, है ना? और टाइम क्या है इसमें? टाइम यानी कि 1 मिनट है। टी बराबर 1 मिनट। तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम?
40 में से दो दबाने में गलत हो गया। हेलो हेलो, यस सर। इसमें से आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हम क्या यस करेंगे? सर। 40 माइनस 25 है ना। अब मिनट में दिया है ना, तो जब मिनट में दिया इसको हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 3600। अब जो है हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, 40 में से 25 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 15। उसके बाद इसको काटेंगे और कितना, 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर है ना, गुने 1000। अब क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, दो शून्य से फिर 2 शून्य काट दिए इसको, तो हमको मिला कितना, इधर से 150 और कटेगा, इसको भी काट देते हैं, यहाँ भी 15, इसको भी और काट देते हैं कि कम हो जाए, 15 द्वितीय 6 तो 5 36 दूना 72, यानी कि हमको मिला 5/72 है ना, जो है आपका। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमको इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में लाना है, तो आप लोग भाग दीजिए, तो इसको काटिए, तो 5 एक बार, शून्य फिर नहीं जाएगा तो 0 0 7 42 749, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा है ना, तो इसमें आंसर आएगा आपका 0.0694, इस प्रकार से आंसर आएगा। आप लोग काटे, हेलो हेलो, यस सर। आप लोग काट लिए इसको, यस सर, 0.0694 आता है। हाँ वही आंसर होगा आपका, 0.0694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से यह इतना ही आंसर आएगा। त्वरण जो है निकालना है, एक्सेलरेशन। अभी भी ऐसा कोई है जिनसे नहीं बनेगा, यह समझ में आया या नहीं? बन जाएगा सर। बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? तो यह जो आपका है नो स्किन इफेक्ट, मतलब स्किन इफेक्ट जो होता है डीसी में नहीं होता है ना। अगर कोई पूछ दे कि डीसी में क्यों नहीं होता है ना, कोई क्वेश्चन तो हो सकता है ना, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि हम डीसी का उत्पादन जो है ज्यादा नहीं कर सकते हैं। डीसी का उत्पादन केवल हम 650 वोल्ट तक ही कर सकते हैं। उसके बाद जब हम उसको ले जाएंगे, दूर तक ले जाना होगा, तो हमको बहुत हेवी जो है वायर ले जाना पड़ेगा। यह सब कारण है, इसलिए डीसी की कारण एसी की तुलना में जो डीसी का जो ट्रांसमिशन जो है क्रॉस सेक्शन क्षेत्र जो है पूरी तरह से उपयोगी कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गैस का दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, तो यार
याद करने वाला चीज है यह। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो है संवेग उसके द्रव्यमान तथा डैश के गुणनफल के बराबर होता है, तो वह होता है वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की डैश कहते हैं। तो एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी जो होता है वो वस्तु का चाल कहा जाता है। गति का समीकरण गति का प्रथम समीकरण है v = u + at होता है। गति का जो पहला इक्वेशन होता है v = u + at। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका पवन चक्की जो है यह गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन है। तो इसमें से पूछ दे कि जितना भी ऑप्शन था वो सब तो होगा पारंपरिक, है ना। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है पारंपरिक बिजली उत्पादन का नाम? 1-2 पारंपरिक बिजली उत्पादन का नाम। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ तो बताइए पारंपरिक बिजली उत्पादन का जो है नाम। 1-2 आदमी बता सकता है? 1-2 बताइए। सौर प्लेट से सर। क्या? सौर प्लेट। सौर प्लेट। यस सर। चलिए और कोई बोले। सौर प्लेट यानी सोलर सेल। देखिए सोलर सेल जो है आपका वो भी नॉन कन्वेंशनल में ही आता है ना, कन्वेंशनल में नहीं आता है। सोलर सेल हो गया आपका, वाइंड एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, यह सब जो है नॉन कन्वेंशनल में आता है। सबसे पहले समझेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो जिससे जो है आपका पारंपरिक हम लोग उसको बोलते हैं जिससे पर्यावरण का नुकसान हो, है ना, या कुछ सालों के बाद वह खत्म हो जाए तो उसको बोला जाता है आपको पारंपरिक। और गैर पारंपरिक उसको बोला जाता है जो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। वह जो है आपको कभी खत्म नहीं होगा। तो उस प्रकार का जो मीडियम से हम लोग इलेक्ट्रिक उत्पादन करते हैं उसको गैर पारंपरिक बोला जाता है। और आगेला पॉइंट जो है उसमें पारंपरिक तौर से जो हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं वह पर्यावरण का हितैषी नहीं होता है, उससे पर्यावरण का नुकसान होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल टाइप का जो हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं उससे वह जो है पर्यावरण हितैषी है, वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह मुख्य कारण है। तो ऑप्शन में दिया गया जो पवन चक्की बिजली उत्पादन जो है वह गैर पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स है। जिससे पवन चक्की आप लोग देखे हैं, आप लोगों में से कोई इंडिया में इससे यस सर। बहुत कम ही उत्पादन किया जाता है पवन चक्की से। तो पवन चक्की से जो है पर्यावरण का तो कोई नुकसान नहीं होता है ना। पवन चक्की बिजली उत्पादन से जो है आपका पर्यावरण का तो कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए यह गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में आता है। जैसे हवा बहेगा तो पवन चक्की जो है आपका ब्लेड जो है चलेगा तो नीचे टरबाइन घूमेगा, नहीं चलेगा तो नहीं घूमेगा, है ना। इससे धुआं थोड़े निकलने वाला है। कन्वेंशनल में आपका आ जाएगा थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सब कन्वेंशनल में आता है ना। आप लोग याद रखेंगे कि पवन चक्की जो है वह नॉन कन्वेंशनल बिजली उत्पादन है। और कन्वेंशनल में कोई पूछे तो आप लोग थर्मल बोलेंगे, न्यूक्लियर बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन में है, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करना। अब देखिए, ज्वारीय शक्ति स्टेशन तो आप लोगों में से कोई नहीं है देखा होगा, आप लोग गूगल में टाइप करके देख सकते हैं, है ना। यह समुद्र के किनारे बनाया जाता है। तो बैराज का काम क्या है? तो बहुत ऊंचा ऊंचा जो है बांध दिया जाता है, उसमें गेट छोड़ दिया जाता है ना। तो वह बांध जो है, पानी जब तेजी से आता है तो उसको वह कंट्रोल करता है, मतलब पानी को रोक देता है। एक उसमें मेन गेट होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा गेट होता है, और एक सेकेंडरी गेट होता है। तो जो मेन गेट होता है बड़ा वाला, उससे जब ज्वार आता है तो मेन गेट को खोल दिया जाता है। जब मेन गेट को खोल दिया जाएगा तो ज्वार का जो पानी होगा, उठेगा जो लहर, उस पूरा बैराज में भर जाएगा, और जैसे ही ज्वार खत्म होगा उस गेट को बंद कर दिया जाता है। साथ ही हम सेकेंडरी जो गेट होता है, उस गेट से पानी को धीरे धीरे निकाला जाता है। मतलब धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा। उसमें भी पानी बहुत तेजी से गिरेगा, तब टरबाइन को वो पानी गिरता है ना, तब आपका बिजली उत्पादन होता है। तो उस कंडीशन में कह रहा है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? तो यह पानी जो आता है ज्यादा, उसमें रुकने के लिए इसको कंट्रोल करता है। न तो अगर बहुत तेजी से ज्वार आया, पानी बहुत आया, अगर वहां पे बैराज नहीं रहेगा तो पानी आएगा, फिर पानी चला जाएगा, तो उससे बिजली उत्पादन नहीं हो सकता है ना। तो वहां पे बैराज बना दिया जाता है और गेट लगा दिया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा गेट होता है। पानी आया उस समय गेट को खोल दिया जाता है, और ज्वार के कारण पानी उसमें भर गया, और तब सेकेंडरी गेट से जो है आपका टरबाइन पे पानी को गिराया जाता है और उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे इसको। यस सर। यस सर। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम होता है, वह बल का नियम भी जो है कहा जाता है उसको। तो बल को जो है परिभाषित करता है। पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, पनबिजली उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? तो पनबिजली स्टेशन में जो पेन स्टॉक का काम है, वो टरबाइन तक पानी को पहुंचाना है ना। पानी को जो है टरबाइन तक वह पहुंचाता है। इसको आप लोग मतलब जानते हैं इसके बारे में कुछ? पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? चलिए देखिए क्या होता है। जिस प्रकार यह पनबिजली स्टेशन जो है आपका ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जो है बनाया जाता है, अधिकतर जहाँ पे पहाड़ से पानी आए, है ना। बहुत बड़ा बड़ा बांध दिया जाता है। और यह जो पेन स्टॉक होता है, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट्स है। तो जब बांध दिया जाता है, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इसी पेन स्टॉक के सहारे जो है पानी को छोड़ा जाता है। पानी को छोड़ा जाएगा इस पेन स्टॉक के सहारे, तो आपका यह पानी जो है आपका टरबाइन पे गिरेगा। इसी का पानी टरबाइन पे गिरेगा, तब टरबाइन आपका घूमेगा। इस टरबाइन को फटने से बचाने के लिए इसी टरबाइन के पीछे या इससे ऊंचा आपको सर्ज टैंक की व्यवस्था की जाती है। सर्ज टैंक की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि गेट जो है हम लोग खोल दिए और पेन स्टॉक से पानी जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टरबाइन के पास पानी भर जाता है, जिसके कारण पानी जो है आगे नहीं निकल पाता है, और यह पेन स्टॉक इस प्रकार से रहता है, ऐसे एकदम।
और बहुत मोटा मोटा जो है यह पाइप का बना होता है, या आरसीसी पाइप का बना होता है, या आपका स्टील पाइप का बना होता है। उससे पानी को जो है उसी से छोड़ा जाता है। अगर टरबाइन तक पानी जो है पूरा भर गया और आगे जो बैराज से पानी, जो बैराज के जो गेट है उससे पानी आ ही रहा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में जो है आपका जो पेन स्टॉक है फट जाएगा, मतलब नुकसान, टूट जाएगा। और जब पेन स्टॉक टूटेगा तो बहुत सारा पानी इधर उधर चला जाएगा। तो उससे उसको बचाने के लिए हम लोग शॉर्ट टैंक की व्यवस्था करते हैं, जिससे पानी निकलता है और आपका पेन स्टॉक नहीं फटेगा। तो पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का जो कार्य है वह टरबाइन तक पानी को जो है पहुंचाता है, इसका मुख्य काम है। उसके बाद यह जो है पनबिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है, टरबाइन तक पानी को पहुंचाता है। आगे जो है अगला कह रहा है पारंपरिक बिजली उत्पादन। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। तो इसमें जो कंडीशन है, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है, तो इसमें बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल इसको नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिन्होंने टिक आउट किया है तो यह गलत कर दिए हैं, सुरक्षा जोखिम अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। पारंपरिक बिजली उत्पादन तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ और गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन भी समझा चुका हूँ, है ना। अब देखिए कंडीशन यहाँ जो है नुकसान क्या है उसका। तो मैंने आप लोगों को बताया कि थर्मल या न्यूक्लियर, है ना, पावर प्लांट जो है आपका पारंपरिक बिजली उत्पादन है, और गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है जैसे सोलर हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, टिंड हो गया, ज्वारीय हो गया, यह सब जो है आपका गैर पारंपरिक है। तो नुकसान क्या है, तो नुकसान इसमें यह है कि एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको आपके घर में 24 घंटा बिजली चाहिए, है ना। आपके घर में जो है 24 घंटा बिजली चाहिए। अब जहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है वहां पे हम अगर पारंपरिक की बात करें तो आपको 24 घंटा बिजली देने के लिए वहां पर उत्पादन के लिए पहले से हमको स्टॉक करके रखना होगा। जैसे थर्मल में हो गया तो थर्मल में हमको कोयला स्टॉक करके रखना होगा, है ना। वाटर आता है तो वाटर को स्टॉक करके रखते हैं, और उसको स्टॉक रखेंगे। हमको पता है कि यहाँ पे हमारा जो बिजली का उत्पादन मान लेते हैं कि 5000 मेगावाट उत्पादन करना है, तो 5000 के लिए हमको व्यवस्था करके रखना होता है। 5000 मेगावाट के लिए व्यवस्था करके रखना होता है। उतना का कोयला, अगर थर्मल पावर प्लांट है, अगर न्यूक्लियर है तो उतना का यूरेनियम या थोरियम हमको उतना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पॉइंट आता है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में, नॉन कन्वेंशनल में, तो यहाँ पर तो हमको कुछ इकट्ठा करना नहीं होता है ना। जैसे ज्वारीय मान लीजिए या सोलर मान लीजिए, सोलर को ही ले लीजिए। सोलर हो गया आपका, तो सोलर लगा दिए हम, और हमको जो है अंदाज है कि हमारा जो है मान लेते हैं कि 5 मेगावाट का या 5 वाट का है ना। 5 वाट जो है हमको बिजली उत्पादन कर देना है। हालांकि जब ये प्लांट लगाएंगे तो 5 वाट उसके लिए कुछ नहीं है, तो सब मेगावाट में उत्पादन होता है और किलोवाट में उत्पादन होता है। लगा दिए, और क्या हुआ कि धूप जो है जिससे बिजली उत्पादन होगा, धूप ही नहीं आया, है ना। सन का जो धूप है वो आया ही नहीं, तो उससे क्या बिजली उत्पादन हो सकता है सोलर सेल में?
नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। अब आपको 24 घंटा बिजली चाहिए और धूप आया ही नहीं, तो बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो यह इसका मेन रीजन है, जो पारंपरिक की अपेक्षा जो है गैर पारंपरिक बिजली का उत्पादन जो है, यह मेन नुकसान है उसका, जिससे आप साधारणतः पूरा नहीं कर सकते हैं। गैर पारंपरिक में जो है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का स्टोर नहीं कर सकते हैं। उत्पादन कर सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। बैटरी में स्टोर करते हैं तो कितना कर सकते हैं, तो हम उतना स्टोर नहीं कर सकते हैं, और जितना उत्पादन करते हैं तुरंत उसको जो है दे देते हैं, यूज होता रहता है। तो यह इसका मेन नुकसान है, जिससे आपको 24 घंटा एक तो बिजली नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से मिलेगा। यह इसका मेन नुकसान है। आई होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। हेलो, यस सर। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो फोटोवोल्टेइक सेल वही जो आपका जो है सोलर सेल जो है, तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को डैश कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को आपको त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग निकाले थे इसके पहले। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो स्टे इंसुलेटर। आप लोग देखे होंगे आपके घर के आसपास जो है, जहाँ पोल होता है, आरसीसी का पोल हो या रेल पोल हो, कोई भी पोल हो, तो जहाँ पे लाइन समाप्त होता है, घूमता है या समाप्त होता है, तो वहाँ पे हम स्टे इंसुलेटर जो है उस पोल को गिरने से बचाने के लिए लगाते हैं, है ना। वेग एक है, तो वेग एक सदिश राशि है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। तो स्टीम पावर स्टेशन में जो है बॉयलर का जो उपयोग है वह आपका जो है पानी को भाप में बदल देना। मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग उसमें 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही पानी रहता है ना, मतलब गर्म 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी बहुत तेजी से भाप में बदलता है। और वह जो है आपको कौन बदलता है, तो आपका बॉयलर जो है बदलता है। उसमें पानी जाता है, उसमें इलेक्ट्रोड लगा रहता है, जैसे ही पानी उसमें क्रॉस किया इतना ना इलेक्ट्रोड हॉट होगा कि उसको तुरंत भाप में चेंज कर देता है। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है। हेलो, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। तो आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई सस्पिशन या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो लोग पूछ सकते हैं। और जितने लोग फेल हुए हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो पास है उनको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, वे लोग मेहनत करें लगातार। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक, आज का क्लास जो है यहीं तक खत्म किया जाता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे।